नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। एस्टेट प्लानिंग से जुड़ी हमारे खास शो तब क्या होगा में आपका स्वागत है। भारत में 7.5% परिवार सिंगल पेरेंट संभाल रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि अगर अचानक कुछ हो जाए तब क्या होगा? बच्चे की विरासत की सुरक्षा कैसे होगी? आज के एस्टेट प्लानिंग शो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस शो में कि भारत में सिंगल पेरेंट फैमिली की हकीकत आखिरकार क्या है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि वित्तीय मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौतियां आखिरकार क्या हैं। अपने शो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि एस्टेट प्लानिंग क्यों और कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना। विल, ट्रस्ट और गार्जियन तय करने की प्रक्रिया क्या होती है, आखिरकार इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो भी हम अपने शो में आपको बताएंगे। नॉमिनी वर्सेस कानूनी वारिस में आखिरकार क्या फर्क है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और एस्टेट प्लानिंग से कैसे बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन शो शुरू करने से पहले जानते हैं दिल्ली की सीमा की कहानी। दिल्ली की 38 साल की कामकाजी मां सीमा चौहान अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। पति के निधन के बाद उन्होंने अकेले घर की जिम्मेदारी संभाली। बैंक अकाउंट और बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी दर्ज है, लेकिन उन्होंने अब तक वसीयत नहीं बनाई। अभी तक ना तो गार्जियन तय किया और ना ही एस्टेट प्लानिंग की सही दिशा में एक कदम उठाया है। उनकी चिंता है कि अगर उन्हें अचानक कुछ हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश और विरासत का बंटवारा कानूनी पचड़े में फंस सकता है। ये केस दिखाता है कि एस्टेट प्लानिंग सिंगल पेरेंट फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। तो सिंगल पेरेंट के लिए एस्टेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्सन स्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन। डॉक्टर जैन पिछले 2 दशकों से एस्टेट प्लानिंग, विल ड्राफ्टिंग और ट्रस्ट मैनेजमेंट में विशेषज्ञ हैं। इन्होंने हजारों परिवारों को एस्टेट प्लानिंग समाधान दिए हैं और खास तौर पर सिंगल पेरेंट्स के लिए विशेष रणनीतियां तैयार भी की हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी सिंगल पेरेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको हो जाती हैं, स्टेट प्लानिंग सही से वो नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ये ज़रूरी हो जाती है? तो सिंगल पेरेंट मतलब 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, दोनों ही सिंगल पेरेंट हैं। अब इसमें आपने कहा कि बच्चों के लिए रिस्क है, दोनों में से आप एक चला गया है, एक बचा हुआ है, तो बच्चे के लिए रिस्क है। मैं कहता हूँ बच्चे के लिए तो रिस्क है ही, उस सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट के लिए भी रिस्क है, क्योंकि उसके पार्टनर का सपोर्ट नहीं है उसके साथ, राइट। तो दोनों पे रिस्क है, बच्चे पे भी और जो सिंगल पेरेंट है उसका भी रिस्क। अब रिस्क कहाँ कहाँ आ सकता है? पहला रिस्क ये है कि अगर इस सिंगल पेरेंट इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, सपोज ये इसे डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, पैरालिटिक हो जाता है, कोमा में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो फिनेंसेस हैं उनका क्या होगा, इनकम का क्या होगा, आज जो उन्होंने ऑलरेडी एसेट्स क्रिएट करे हुए हैं उनका क्या होगा, उसका कंट्रोल कैसे होगा, यूज़ कौन होगा, कौन उसको ऑपरेट कर पाएगा, पहला ही। दूसरा ये है कि ये जो सिंगल पेरेंट है अगर इसकी डेथ हो जाती है तो बच्चों को आप कैसे सुरक्षित करोगे उनकी उस संपत्ति के लिए जो उनको पेरेंट से मिलने वाली है। अब जब एक सिंगल पेरेंट की डेथ हो तो प्रोबेबिलिटी 2 हैं, या तो बच्चे माइनर हैं या बच्चे मेजर हो चुके हैं। बिल्कुल। ज़्यादा रिस्क तब है जब बच्चे माइनर हैं, और उसमें रिस्क इस वजह से है कि माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। तब माइनर के नाम संपत्ति हो जा सकती है, पर वो उसे ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑपरेट करने के लिए एक वयस्क चाहिए जिसको हम गार्डियन कहते हैं। अब ये जो गार्डियन है ये एक रिस्क है, क्योंकि पेरेंट की तो डेथ हो गई, पहले पेरेंट की पहले हो गई, दूसरे पेरेंट की अब हो गई, तो अब बच्चा एक तरीके से ऑर्फन हो गया है, राइट। अब ये गार्डियनशिप किसको मिलेगी ऐसी स्थिति में, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट एक है, वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ना रहें तो समाज उस बच्चे का गार्डियन बन जाता है, सोसाइटी, और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज।
अब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेंगे कि ये बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी और बच्चे की संपत्ति बच्चे के लिए कौन संभालेगा। और इंडिया में जजेस प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को बच्चों की कस्टडी देने के लिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस इन प्लेस है, सिस्टम इन प्लेस है, राइट। तो जज उसे मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट केयर हो रहा है, उसको ठीक से रख रहे हैं। अगर इंडिविजुअल को देते हैं, जैसे उसके नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताऊ, तो वो तो घर है, घर के अंदर मॉनिटर करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो जज क्या प्रेफर करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस। और आप उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं जिनके पास वो बच्चे भेजे जाते हैं जिनके पेरेंट्स अलाइव नहीं है? ऑर्फनेज। तो वुड पेरेंट्स लाइक देयर चिल्ड्रन टू गो टू एन ऑर्फनेज इन केस बोथ ऑफ देम पास अवे? ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, और इस रिस्क को सबसे पहले सिंगल पेरेंट को मिटिगेट करना चाहिए। और इसके लिए लेटर ऑफ गार्डियनशिप एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें ये सिंगल पेरेंट कहता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए या मैं इनकैपेसिटेटेड हो जाऊं इस हालत में कि मैं अपने बच्चे का ध्यान ना रख पाऊं, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को मेरे बच्चे की गार्डियनशिप दे दी जाए और इस व्यक्ति को बच्चे के पैसे की गार्डियन दे दी जाए। दो टाइप के गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, कहते हैं गार्डियन ऑफ पर्सन एंड गार्डियन ऑफ एसेट। पर्सन मतलब जिसपे जो शारीरिक रूप से बच्चे का ध्यान रखेगा, और एसेट मतलब जो बच्चे के पैसे का ध्यान रखेगा। ये सेम व्यक्ति को भी आप दोनों दे सकते हो, अलग अलग को भी दे सकते हो। पर ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि अब बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्क में है, उसका एक पेरेंट तो जा चुका है, दूसरा पेरेंट चला जाए उसकी माइनॉरिटी में तो प्रॉब्लम होती है, मेंटली भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को मिलता हूँ जो उनके सिंगल पेरेंट हो, वो इनसिक्योर्ड बच्चा है, और दूसरे पेरेंट के जाने के बाद तो फुली इनसिक्योर्ड हो गया। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसको वो सिक्योरिटी दें। ये तो हो गया पेरेंट की डेथ या पेरेंट की इनकैपेसिटेशन। अब एक और प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस की। अब सपोज ये सिंगल फादर है, राइट, और इसकी डेथ हो जाती है और इसने विल नहीं बनाई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये डिपेंड, इसकी संपत्ति कैसे बटेगी ये डिपेंड करता है ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है। सपोज ये एक हिंदू है, हिंदू फादर है, उसकी डेथ हो गई, उसके एक बेटा और एक बेटी जिंदा हैं, वाइफ की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके मदर, फादर और सिबलिंग सब अलाइव हैं। तो ऐसे में उसकी संपत्ति कैसे बटेगी, राइट? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि एक हिंदू मेल के जो लीगल हेयर्स हैं वो उसकी मदर, उसके स्पाउस, उसके बच्चे, और किसी बच्चे की डेथ हो गई तो उसके स्पाउस और बच्चे, ये सब उसके लीगल हेयर है। अब इस केस में उसकी वाइफ की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, पर उसकी मदर अलाइव है, बिल्कुल, और उसके दो बच्चे अलाइव हैं। तो 1/3, 1/3 हिस्सा तीनों को मिल जाएगा। तो क्या ये फादर चाहता है कि मेरी संपत्ति में से 1/3 हिस्सा मेरी माँ को चला जाए, सारा बच्चों पे ना जाए? बिल्कुल। तो अगर ये उसके मन में डर है तो उसको विल बना देनी चाहिए, क्योंकि विल में वो कह सकता है कि सब कुछ मेरे बच्चों पे जाएगा, और बच्चे नहीं हुए बाई चांस किसी कारण से तो माँ पे चला जाएगा। तो मदर शुड बी द सक्सेसर बेनिफिशियरी इन मोस्ट केसेस। अगर मदर ही इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल, और या मदर्स खुद इंडिपेंडेंट हैं, अपने एसेट्स हैं, ये एक रिस्क है, राइट? तो इसलिए वो विल बनाना जरूरी है। दूसरा है कि अगर ये एक मदर है, सिंगल मदर है ना, सिंगल पेरेंट तो सिंगल मदर भी, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल हेयर होते हैं उसके हस्बैंड और बच्चे, तो इस केस में बच्चों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। ये तो एक रिस्क हो गया डेथ का। एक रिस्क और है, और वो रिस्क है रीमैरिज का। अब ये सिंगल पेरेंट जो है ये भविष्य में शादी कर सकते हैं, और जब ये शादी करेंगे तो इनके बच्चों के सौतेले माँ या बाप आ जाएंगे। अब इनका भी राइट हो जाएगा अपने स्पाउस की प्रॉपर्टी पे। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, राइट? और हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हमको किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, विल बनानी चाहिए या ट्रस्ट बनानी चाहिए, विल और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पर ये एक टाइप का रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क जो है, मुझे इनकैपेसिटेशन ऑफ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसका हस्बैंड या वाइफ जिंदा नहीं है। तो उसके लिए आपको स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी चाहिए, जिससे कि आप अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन को उन
एसेट्स को ऑपरेट करने की राइट दे दें। इन केस मैं डिमेंशिया या पार्किंसन हो जाए मुझको, मैं मेंटली इनकैप्सिलेट हो जाऊँ, फिजिकली इनकैप्सिलेट हो जाऊँ, तो कौन वो उसे ऑपरेट कर पाएगा, उसके लिए होता है। तो वो 2 डॉक्यूमेंट तो जरूर बनाने चाहिए, एक विल और एक स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। गार्डियनशिप लेटर की अभी आप बात कर रहे थे सर, तो इसको कैसे बनाएं, इसका क्या प्रोसेस है और इसे कब बना लेना चाहिए? कब बना लेना चाहिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तभी बना देना चाहिए जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है, राइट। इसकी एंड कोई अच्छी डेट नहीं है, राइट। तो अगर आपने आज तक नहीं बनाया और आपका बच्चा माइनर है, एक भी बच्चा माइनर है, तो लेटर ऑफ गार्डियनशिप आज ही बना देना चाहिए, राइट। कैसे बनाना चाहिए? ये बेसिकली एक प्लेन पेपर पे, राइट। अब मैं सिंगल पेरेंट बता रहा हूँ, आई मदर ऑफ सो एंड सो या आई फादर एंड सो अपॉइंट दिस पर्सन एज द गार्डियन ऑफ आवर चाइल्ड इन केस आई पास अवे while the child is minor, and in case this person whom we have appointed the guardian is not ready, willing or able to become the guardian, we appoint the second person as the guardian. तो आप 2 लोगों के नाम दो, मेरी पहली चॉइस और मेरी सेकंड चॉइस, राइट। ये गार्डियन क्या क्या कर सकता है बच्चे के लिए, आप उसकी बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कि इसको आपको एज हिंदू ही अपब्रिंगिंग करनी है, राइट। उसको रिलीजियस संस्कार हिंदू वाले देने हैं, राइट। इस टाइप के स्कूल्स में इसका एडमिशन कराना है, राइट। इसको वेकेशन पे 1 साल में 1 बार लेके जाना है, उसके लिए मैं पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, राइट। या हम मेरी डेथ होने के बाद इसको आपको इस टाइप के हॉस्टल में एडमिशन कराना है और साल में आपको 1 बार मिलने जाना है या बुलाना है, जैसे भी आप चाहें। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी डेथ के बाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने चाइल्ड के लिए टू द गार्डियन, और ये लीगली एक्सेप्टेबल है, राइट। अब गार्डियन अगर वो गार्डियन बनने को तैयार हो जाता है तो उसको ये फॉलो करने पड़ेंगे, वो बाउंड है इन टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि इसी टर्म्स एंड कंडीशन से आपने बनाया है उसको, राइट। तो आपका बच्चा ज़्यादा सिक्योर्ड है, और इसमें आपको साइन करने हैं इस डॉक्यूमेंट पे, 2 विटनेस के साइन कराने हैं, और इसको अच्छा रहेगा आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा दें। तो ये बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट है। और अब इसकी 3 कॉपियां बनाएं, 1 कॉपी आपके लिए, 1 कॉपी जिसको गार्डियन बनाया उसको दे दें, 1 कॉपी सक्सेसर गार्डियन को दे दें, और 1 कॉपी अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है उसको ज़रूर दे दें, कि कल को कोई और ना बोले तो बच्चा तो बोले मेरे पेरेंट्स की ये चाह थी, ये इच्छा थी। यानी कि ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि गार्जियन हमने आखिरकार किसको बनाया है, क्योंकि कई बार ऐसे भी कुछ केसेस हुए होंगे कि जिसमें ये बताया गया होगा, या फिर पेरेंट्स जो हैं, सिंगल पेरेंट जो है, वो सिर्फ बना देते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं सामने बताते हैं कि आखिरकार बच्चे का बाद में गार्जियन कौन होगा, कौन देख रेख करेगा। आप बताएं नहीं खाली गार्डियन को, आप उससे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लें कि आई एम रेडी, विलिंग एंड एबल टू बिकम द गार्डियन ऑफ योर चाइल्ड, लिखवाओ उसे। उससे उसका मॉरल ऑब्लिगेशन आता है, लीगल तो नहीं है वो, तभी मना कर सकता है। पर एक व्यक्ति जो लिख के दे दे पेरेंट्स को कि मैं बनने को तैयार हूँ, तो बहुत मुश्किल है कि बाद में वो ना बने, बिल्कुल, राइट। तो एक्सेप्टेंस दें, बच्चों को बताएं, कल को हम दोनों नहीं रहे, राइट। जैसे आपके फादर या मदर तो ऑलरेडी नहीं है, मैं भी नहीं आ रहा हूँ, तो आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा समझता है और आज का 10 साल का बच्चा तो जरूर समझता है, बिल्कुल, राइट। तो उसके अंदर वो पावर है, और ये उन्हें पता है कि ये बहुत सीरियस बात हो रही है, दे रिमेंबर, राइट। तो बहुत ज़रूरी है आप एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चे से ये बात करें कि कल को मुझे कुछ हो गया तो आपको ये करना है, ये नहीं करना। इन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन लोगों पे ट्रस्ट मत करना। मैंने तुम्हारे लिए ये प्रोविजंस बनाए हैं, ये आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकते हो। बच्चे को प्रिपेयर करो, कागज़ को प्रिपेयर करने से पहले बच्चे को प्रिपेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेंटल स्टेट अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे की प्रिपेयर हो जाएगी तो बाद में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। अगर सर, चूंकि आप बता रहे हैं कि गार्जियनशिप लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो शुरुआती दौर में ही हमें कर लेनी चाहिए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको विल जरूर बना देनी चाहिए। विल में आपको आपके बच्चे को फेवर में विल बना देनी चाहिए। बच्चे को अगर कुछ हो गया तो किसको मिलेगी, ये उस विल में लिखा होना चाहिए। आपके 2 बच्चे हैं तो अगर एक बच्चे को कुछ हो गया तो बाकी सब दूसरे बच्चे पे चला जाएगा, ये अभी लिख दो, राइट। तीसरा, आपको
स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी बनानी है। अगर मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया तो बच्चा भी अब बिना पैसे के हो गया, मैं भी बिना पैसे के हो गया, क्योंकि मैं ऑपरेट करने लायक ही नहीं रहा अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल पोर्टफोलियोज को। तो किसको मैं अधिकार दे रहा हूँ उनको ऑपरेट करने का, उसका अधिकार आपको डिफाइन करना चाहिए। तीसरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं लिविंग विल, कि कल को मैं डेथ बेड पे हूँ तो किन कंडीशंस में मेरे से लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए, उसे कहते हैं लिविंग विल। कि मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, 5% से कम चांस मेरे रिवाइव होने का है, तो आप वेंटिलेटर स्विच ऑफ कर देना और मुझे पेन किलर देते रहना, मुझको बिस्तर पे पड़ के सड़ना मंजूर नहीं है। उसको कहते हैं लिविंग विल। वो जरूर बनानी चाहिए जिससे कि आपकी संपत्ति आपको बचाने में खर्च ना हो जब उसको बचाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और ज़्यादातर सिंगल पेरेंट्स को एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की ज़रूरत होती है जो कि विल और इन डॉक्यूमेंट्स की कमियों को दूर कर देता है और इंश्योर करता है कि जो आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए वो ही हो। राइट। तो उसके बहुत सारे कारण है वाई ट्रस्ट बिकम्स बेटर, तो हम उससे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। बिल्कुल। विल और ट्रस्ट में कौन सा बेहतर विकल्प है अगर चूज किया जाए तो? विल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ट्रस्ट? डिपेंड करता है आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी स्थिति क्या है, राइट, और आप क्या चाहते हैं। राइट। अब अगर आपका एक सिंपल सा केस है, बच्चा आपका मेजर है, सिंगल चाइल्ड है, राइट, आपको कोई रिस्क दिखाई नहीं देता, तो मे बी एक विल इनफ है। पर उसमें भी एक रिस्क है। रिस्क क्या है? आपका बच्चा मेजर है, आप सिंगल पेरेंट हो, आपने उस बच्चे के फेवर में विल बना दी। जैसे ही विल इम्प्लीमेंट हुई, बच्चा उस संपत्ति का मालिक बन गया। अब उस बच्चे के ऊपर जितने रिस्क आएंगे वो सारे आपकी प्रॉपर्टी पे भी आएंगे। बच्चे को अपनी स्पाउस से नहीं बनी, तलाक की स्थिति भी तक पहुंच गए, तो आपकी प्रॉपर्टी भी रिस्क में है, एलिमनी में। बच्चे के ऊपर कर्जा हो गया तो कर्जदार आपकी प्रॉपर्टी भी ले जा सकता है, क्योंकि मालिक तो वो बन गया। अब इसकी जगह अगर मैं इस बच्चे को के फेवर में विल नहीं बनाता, मैं एक ट्रस्ट बनाता और ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देता, तो क्या होता? तो ट्रस्ट जो तलाक हो रहा है या लोन लिया है वो किसने लिया है? वो तो व्यक्ति ने लिया है, ट्रस्ट ने तो नहीं लिया। तो ये सारी प्रॉपर्टी बच जाती, ये सारी प्रॉपर्टी बच जाती। तो अगर मैं कहूँ कि हर स्थिति में एक ट्रस्ट जो है वो बेटर ऑप्शन विकल्प है देन अ विल। और हम जो रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं विल इन फेवर ऑफ अ ट्रस्ट। आप विल भी बनाओ, ट्रस्ट भी बनाओ, जीवित रहते हुए जितनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डाल सकते हो डाल दीजिए, पर विल को ट्रस्ट के फेवर में बना दीजिए और ट्रस्ट में लिख दीजिए कि मेरे बाद क्या होगा। अब एक सिंगल पेरेंट्स के लिए अगर ट्रस्ट बने तो कैसे बने? ट्रस्ट में हमने शोज में बताया है 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है सेटलर, दूसरा होता है ट्रस्टी और तीसरा होता है बेनिफिशियरी। सेटलर वो व्यक्ति है जिसने ट्रस्ट बनाई, ट्रस्टी वो व्यक्ति है जो इस ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, जिसके कहने पे ये चलती है, और बेनिफिशियरी वो है जिसके बेनिफिट के लिए बनाई गई, जिसको फायदा मिलेगा इससे। अब अगर सिंगल पेरेंट की ट्रस्ट है तो सिंगल पेरेंट सेटलर है, सिंगल पेरेंट ही ट्रस्टी है अलॉन्ग विद वन मोर पर्सन। अब ये वन मोर पर्सन कौन हो सकता है? अगर आपका बच्चा मेजर है आप उनको ट्रस्टी बना सकते हैं, अगर वो माइनर है तो आप अपने साथ किसी और व्यक्ति को जिसको आप विश्वास करते हैं उसको ट्रस्टी बना लें। पर ऐसी ट्रस्ट में मैं उस सिंगल पेरेंट को वीटो पावर दूंगा कि वो और ट्रस्टीज के किसी भी डिसीजन को ओवर रूल कर सकते हैं, जिससे कि कंट्रोल एक्चुअली आपके पास है। बेनिफिशियरी आप हैं और आपके बच्चे हैं। अब ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाऊंगा मैं। डिस्क्रिशनरी क्यों बनाऊंगा? क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कि 0 to 100 किसको मिलेगा। मैं अपने लिए भी 0 to 100 निकाल सकता हूँ पैसा, किसी एक बच्चे के लिए भी 0 to 100 निकाल सकता हूँ, तीसरे बच्चे के लिए भी 0 to 100 बना सकता हूँ जो बेनिफिशियरी के नाम लिख के। राइट। तो अब मेरे पे पूरा अधिकार है। अब इसमें स्थिति होगी, पहली स्थिति होगी मैं इनकैपेसिटेड हो गया, मेरे बच्चे माइनर है, तो जो ट्रस्टी है आपके साथ, उसके साथ एक और ट्रस्टी ऐड हो जाएगा और उसमें लिखा होगा हर महीने इतने पैसे निकालो इस ट्रस्ट में से और हमें दे दो, हमारे इलाज के लिए इतने पैसे दे दो, बच्चों के स्कूल की फीस दे दो। तो आप क्या कर रहे हो? इनकैपेसिटेशन में भी कंट्रोल कर रहे हो आपकी एसेट्स कैसे यूज होंगे। इसी स्थिति हो सकती है आपकी डेथ हो गई, तो आप सिंगल पेरेंट हो, आपकी डेथ हो गई और ट्रस्ट में हमने क्लॉज डाला हुआ है
आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी बच्चे बिकम्स द सक्सेसर बेनिफिशियरी, बच्चों को तो बेनिफिशियरी है ही, और 2 ट्रस्टीज हैं। अब उसमें लिखा हुआ है कि हर महीने बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, उनको 25,000 रुपये महीने की उनको इनकम मिलती रहेगी, जिससे कि उनका लिविंग एक्सपेंसेस के, जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो इतना पैसा जाएगा, उनकी शादी पे इतना पैसा मिलेगा, उनको अगर एक बार बिजनेस करना है बिजनेस के लिए इतना पैसा दूंगा, राइट, उनके कभी बच्चा होता है फ्यूचर में तो इतना पैसा मिलेगा, और वो सारी स्थितियां लिखी हुई। अब वो पैसा उनको मिलता रहेगा। ये विल से पॉसिबल नहीं है। विल में तो एक बार दे दिया तो उसकी मर्जी है जिसके पास गया। तो अगर आप अपनी ग्रेव से प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि आप चाहेंगे अगर आप सिंगल पेरेंट हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट बनाएं और विल को ट्रस्ट के फेवर में बनाएं। तो यानी कि ट्रस्ट ज़्यादा बेहतर विकल्प है विल के कंपैरिजन में। ज़्यादातर लोग नॉमिनी को ही सिर्फ मालिक मान लेते हैं। ऐसे में कानून के हिसाब से नॉमिनी और लीगल वारिस में अंतर अगर समझाएं आप तो बहुत ही आसान शब्दों में, तो वो कैसे हमारे दर्शकों को समझाएं? सबसे पहले नॉमिनी ओनर नहीं होता पैसों का। नॉमिनी को वो व्यक्ति है जिसको बांटने का अधिकार है, रखने का अधिकार, या कुछ परसेंट जैसे हम दे देते हैं, या कुछ परसेंट हम बता देते हैं कि ये नॉमिनी है। नहीं, सपोज एक म्यूचुअल फंड फोलियो है या फिक्स डिपॉजिट है जो मेरे नाम पे है, मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया, ठीक है, मेरी डेथ हो गई, नॉमिनी को कलेक्शन का अधिकार है, रखने का अधिकार नहीं है। तो बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी समझ 10 लाख रुपए की एफडी थी या 10 लाख रुपए का फोलियो था, ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को दे देगा। किस लिए? रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए। ओके। और उनको ये बांटना ही होगा। बांटते हुए 2 विकल्प है। पहला है मैंने विल बनाई थी या मैंने विल नहीं बनाई थी। अगर मैंने विल बनाई है तो विल में जिसको लिखा है कि ये पैसा जाएगा उसको देना पड़ेगा। वो खुद भी हो सकती हैं, विल उनके फेवर में भी हो सकती है, या मेरे बच्चों के फेवर में होगी, मेरी मदर के फेवर में, तो उनको देना पड़ेगा। दूसरा, ज़्यादातर लोग विल बनाते ही नहीं, तो ऐसे में सक्सेशन एक्ट में जो इंटेस्टेड इनहेरिटर्स होते हैं कि जो लिस्ट होती है, उनको बांटना पड़ेगा। दोनों ही केस में नॉमिनी ओनर नहीं है, उसको खाली बांटने का अधिकार है। लीगल हेयर कौन है? जो एज पर सक्सेशन एक्ट जिन व्यक्ति को आपकी संपत्ति मिलेगी अगर आप नहीं रहे, इन एब्सेंस ऑफ विल ना, वो इन एब्सेंस ऑफ विल वो लीगल हेयर है। तो लीगल हेयर की ओनरशिप राइट रहती है इन स्पाइट ऑफ नॉमिनेशन। ये बेसिक चीज समझनी होगी। जी बिल्कुल। अब एस्टेट प्लानिंग अगर कोई करता है सर, तो ऐसे में क्या शुरुआती दौर में सिंगल पेरेंट गलतियां ऐसी करते हैं जो उन्हें नहीं पता होती हैं, और इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो एज अ सिंगल पेरेंट सबसे पहले आप अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाएं कि मेरे पास क्या क्या है, राइट। और मैं ये काम पिछले 10 से 12 साल से कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं उनके पास क्या क्या है। वो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि वो कंप्लीट लिस्ट बनाना इम्पॉसिबल है लोगों के लिए। पर अगर आप ये लिस्ट बनाने की मेहनत, सबसे इम्पोर्टेंट पहला पर, फिर बनाएं स्थिति कि अगर मैं इनकैपेसिटेट हो जाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं इनकैपेसिटेट नहीं होता, मेरी डेथ हो जाती है तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे एक बच्चे की मेरे से पहले डेथ हो जाती है तो ये मैं ये चाहता हूँ, राइट। तो आपको वेरियस स्थितियां बनानी है। और अब जब आप पे स्थिति बन गई और आपको पता है कि मेरे पे ये है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, अब आप एक एक्सपर्ट एस्टेट प्लानर से मिले कि आपकी इच्छाओं को लीगली इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। गलतियां क्या है? सबसे पहली गलती है आपने लेटर ऑफ गार्डियनशिप नहीं बनाया और बच्चे आपके माइनर हैं, तो आप अगर बच्चा अनाथ हो गया तो कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन बन गया। बिल्कुल। वो कोर्ट का दोस्त है, आपका दोस्त नहीं है, आपके बच्चों का दोस्त नहीं है। दूसरा, आपने इनकैपेसिटेशन प्लानिंग नहीं करी, आपने स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी नहीं बनाई। तीसरा, आपने विश्वास किया कि विल से सब कुछ चला जाएगा, आपने ट्रस्ट तक नहीं सोचा। क्योंकि विल की जो कमियां हैं वो सिंगल पेरेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ री मैरिज, स्टेप चिल्ड्रन, राइट। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए अभी प्लानिंग करनी है।
बिल्कुल। सर, एक और सवाल मेरा है कि मान लीजिए हमने सही तरीके से गार्जियन नहीं चूज़ किया, तो क्या इसका भी कोई प्रोसेस है कि कैसे विश्वास किया जाए, कैसे सही गार्जियन चूज़ किया जाए? तो सबसे जो खूबी होनी चाहिए गार्डियन की, दैट पर्सन शुड बी अ वेल विशर, शुभ चिंतक होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात क्या है, अगर आपका बच्चा 10 साल से ज़्यादा की एज का है तो एक बार अपने बच्चे से ज़रूर पूछिए कि हम दोनों को कुछ हो जाए या मेरे को कुछ हो जाए तो आप क्या उस परिवार में जाके रहना चाहोगे। और मैं ये काम इतने सालों से कर रहा हूँ, 90% केसेस में पेरेंट्स की चॉइस बच्चे की चॉइस नहीं होती। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है जो मुझे समझ में आया। जो लोगों का बर्ताव है, बिहेवियर है, आपके सामने आपके बच्चों से और आपके पीछे आपके बच्चों से डिफरेंट होता उसमें डिफरेंस है। और बच्चे ने वो पीछे वाला देखा है, बिल्कुल, आपने तो नहीं देखा। तो उसको उस व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, उस घर से प्रॉब्लम है, बिहेवियर से भी प्रॉब्लम नहीं उस घर से प्रॉब्लम है। उसको चाचा से प्रॉब्लम नहीं है, चाची से प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको उस घर में जाके रहना है, उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना खाली। द एंटायर फैमिली शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड, नॉट द इंडिविजुअल, है ना। उसको बुआ से प्रॉब्लम नहीं है, अपनी फूफा से प्रॉब्लम है। वो मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और बच्चे की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जहाँ पे जाके रहना चाहता है वो वहाँ पे ज़्यादा खुल के जी पाता है। वो जैसे आपने कहा ना, ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, शैडो, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में जाते हैं जिनको उन्हें इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, राइट। तो अगर वो अपनी इच्छा वाले घर में जाएंगे तो दे आर मोर लाइकली टू ब्लॉसम, खुल के जी पाएंगे। ये पहली गलती लोग करते हैं। दूसरी, आप एज्यूम करते हो कि वो तो गार्डियन बनी जाएगा। आप पूछते ही नहीं जिसको गार्डियन बना रहे हो कि भाई तुम बनने को तैयार हो या नहीं। और मैं कहता हूँ जो व्यक्ति आपको आपके जीते जी मना कर दे कि मैं नहीं बन सकता, उससे अच्छा तो व्यक्ति ही नहीं है कोई। उस व्यक्ति से तो बहुत अच्छा है जो आपकी मृत्यु के मना कर दे। अब तो आप एक चॉइस दूसरी ढूंढ सकते हो ना। बिल्कुल। आपने लेटर ऑफ गार्डियनशिप में उसका नाम लिख दिया, जब वो जरूरत पड़ी उसने मना कर दिया, तो अब तो बच्चा अनाथालय में जाएगा। एग्जैक्टली। तो अच्छी बात जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिसको भी गार्डियन बनाएं उससे जरूर पूछें क्या आप ये दायित्व निभाने के लिए तैयार हो। और बड़े शहरों में जनरली मैंने देखा है कि गार्डियन आसानी से मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं रेसिप्रोकल गार्डियन बन जाओ। आप उनके बच्चों के बन जाओ, वो आपके बच्चों के बन जाए। अभी तो पता ही नहीं ना, किसी की डेथ हो गया, दोनों की ना हो, तो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो ये प्रैक्टिकल तरीका ऐसे करने का। गार्डियन जब बनाए किसी भी पेरेंट को, तो ऑल्टरनेट गार्डियन जरूर बनाए। अगर मेरा पहले गार्डियन किसी वजह से गार्डियन ना बन पाए तो मेरी सेकंड चॉइस वहाँ पे जरूर होनी चाहिए। ओके, यानी कि सेकंड चॉइस आप मेंशन जरूर अभी करें। और दोनों को बताएं कि भाई फर्स्ट चॉइस वो है, सेकंड चॉइस ये है। और सेकंड चॉइस को बताना सबसे मुश्किल होता है कि भाई तुम मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं हो, सेकंड चॉइस हो। एग्जैक्टली। तो ये मुश्किल काम है, पर बताना तो पड़ेगा। और आप वो डाल सकते हो, रीजंस दे सकते हो कि भाई बच्चे की इच्छा है, वो ज़्यादा हिला मिला है वहाँ पे, मेरे लिए तो दोनों बराबर थे। उस तरीके से आप बताएं, पर बताना जरूरी। दोनों से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले, राइट। और एक और चीज, स्पाउसेस ऑफ द गार्डियन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब उस विदाउट उनके तो वो नहीं हो सकता, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप फैमिली को प्रिपेयर करें, फैमिली को प्रिपेयर करें टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड इन केस दैट सिचुएशन अराइजेस। और इन केस अगर बच्चा रेडी है, नाम अगर सजेस्ट किया पेरेंट्स ने, सिंगल पेरेंट ने, और बच्चा रेडी है और पेरेंट को नहीं विश्वास है कि ये ठीक है मेरे बच्चे के लिए गार्जियन, देन उस केस में क्या हो सकता है? तो जनरली आई विल गो विद द पेरेंट्स, क्योंकि उनको दुनिया की ज़्यादा समझ है, राइट। बट बच्चों की कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए। मैं तब भी कहूँगा बच्चे की कंसिडरेशन, मतलब उसका यस अगर आपका यस है देन इट्स वेरी गुड, है ना। उसका यस आपका नो है तो फिर नो ही है। मैं कहता हूँ दोनों में से एक का नो है तो नो है, दोनों का यस होना जरूरी है, आपका भी बच्चे का भी। बिल्कुल बिल्कुल।
अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर, द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी इस दौरान आ रहे हैं सर, वो सवाल भी हम ले लेते हैं। मेरठ से प्रिया चौधरी हैं, वो सर पूछ रही हैं कि मेरे परिवार में एक बेटी है, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, अब क्या करूं? प्लानिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसे में अगर प्लानिंग नहीं होती है तो क्या ऑप्शन बचता है? तो हम प्लानिंग का मतलब मैं आप सोच रहा हूँ स्टेट प्लानिंग, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग की अभी बात नहीं कर रहे, हम स्टेट प्लानिंग की बात कर। तो अगर आपकी एक बेटी है और आप उसके लिए स्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाएं, और अगर आप नहीं रहते वो इस बेटी तक कैसे जाएंगे ये सुनिश्चित करें। बेटी अगर माइनर है तो उसका लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाएं। तीसरा, बहुत अच्छा होगा अगर आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट आज की डेट में बनाते हैं जिसमें आप ओरिजिनल बेनिफिशियरी हैं, आपका बच्चा सक्सेसर बेनिफिशियरी है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कैसे बच्चे को पैसा मिलेगा, किन किन रीज़न से मिलेगा, किस किस स्थिति में मिलेगा, किस किस लाइफ इवेंट पे मिलेगा। तो इस बच्ची को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको कम से कम इतनी प्लानिंग तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल। अलीगढ़ से रोहित शर्मा सर पूछ रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को सब जगह नॉमिनी बना दिया है, क्या नॉमिनी अपने आप कानूनी वारिस बन जाता है? नहीं। अब सर, आप एक हिंदू मेल हैं, अगर आपकी डेथ होती है तो आपके लीगल हेयर हैं आपकी मदर, स्पाउस और चिल्ड्रन, राइट? अब अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और आपकी खाली मदर और चिल्ड्रन हैं तो ये वेल्थ मदर को भी जाएगी उतनी ही हिस्से की जितने की आपको बच्चों को जाएगी। तो इन स्पाइट ऑफ नॉमिनेशन, क्योंकि नॉमिनी क्या है, ओनर नहीं है, नॉमिनी खाली केयर टेकर है। अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक विल बनाएं, वसीयत बनाएं जिसमें आप अपने बच्चों को अपने बाद बेनिफिशियरी बना दें, तो फिर नॉमिनेशन ओवररूल हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और सवाल है, पटना से शालिनी दुबे हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या बीमा पॉलिसी भी एस्टेट प्लानिंग का ही एक हिस्सा होती है? बीमा पॉलिसी एज सच तो एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, पर बीमा पॉलिसी का क्लेम एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा है, राइट? क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे वो पैसा मिलेगा, अब वो पैसा कैसे यूज होगा इसकी ये आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, राइट? और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, बीमा पॉलिसी में नॉमिनी ओनर बन जाता है। लाइफ इंश्योरेंस तो 2015 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने सेक्शन 35 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट को चेंज करा और उन्होंने एक नॉमिनी बनाया जिसको कहते हैं बेनिफिशियल नॉमिनी। उन्होंने कहा अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर या तो पेरेंट्स नॉमिनी हो या स्पाउस नॉमिनी हो या बच्चे नॉमिनी हो, ऐसे नॉमिनी को हम बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे, और बेनिफिशियल नॉमिनी विल बिकम द ओनर ऑफ द फंड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर लीगल हेयर्स। मतलब अगर एक मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें मैंने अपनी मदर या फादर को नॉमिनी बनाया जी, और मेरी डेथ हो गई, तो अब ये क्या हुए, पेरेंट्स हुए, तो जो मदर या फादर को जिसको भी नॉमिनी बनाया उसको सारा पैसा मिल जाएगा, बाकी लोग क्लेम नहीं कर सकते, चाहे मेरे वाइफ हो या बच्चे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में संशोधन आया 2015 में, राइट? अब ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है मेरी शादी के बाद मैंने नॉमिनेशन चेंज ही नहीं करा, है ना, मुझे वो पैसा अपने बच्चों के लिए देके जाना था। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि सपोज मैं ना रहूं तो इस पैसे से मेरा बेटा अमेरिका जाके पढ़ाई करेगा। पर्पस ये कि अगर मैच्योर होती है तो पैसे से जाएगा, मेरी डेथ होती है तो ये उसके क्लेम से जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी डेथ के बाद ये पैसा इसी पर्पस के लिए यूज होगा? बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। इन सारे रिस्क को दूर करने का तरीका क्या है, आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाओ और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको असाइन कर दो ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में लिख दो कि जब ये पैसा रिसीव हो तो इसका ये यूज हो सकता है, कि पहले ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज होगी, बच्चा अगर बाई चांस आगे पढ़ाई नहीं करता या पढ़ाई करने के बाद पैसा बच जाता है तो उसका ये यूज होगा। तो आप अगर लाइफ इंश्योरेंस को यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट्स फ्रॉम क्लेम मनी, कि क्लेम का पैसा कैसे यूज होगा ये आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अ ट्रस्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ एस्टेट प्लानिंग, राइट? उसका जो क्लेम प्रोसीजर है वो पार्ट है, पर वो प्लानिंग जो है वो आज ही करनी पड़ेगी।
वो आप उस डेट की वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से ही प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्टेट प्लानिंग आप शुरुआत से करते हैं तो ये भविष्य में आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर दीपक जैन से, तो आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारा प्रोग्राम है, डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दीपक जैन का नंबर भी है, आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और हमारे शो के ज़रिए भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। चाहे अगर हम बात करें फेसबुक की, चाहे हम बात करें यूट्यूब की, और इसके अलावा एक्स हैंडल की। देखिए, आपको करना बस इतना है, आपको जाना है, एस्टेट आपको लिखना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। आपके जितने भी सवाल होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उनको हम अपने चर्चा में शामिल करेंगे और उसके बाद आपको इसका आंसर भी हम देंगे। सर, अगर मान लीजिए कि परिवार में सिर्फ बच्चे हैं, तो ऐसे में डिजिटल एस्टेट को कैसे एस्टेट प्लानिंग में शामिल करना है? तो अगर डिजिटल एस्टेट का मतलब हुआ आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स, राइट, आपकी वेबसाइट, उस तरीके की चीज़ें जो है ना। अब बच्चा इसे ओन तो कर सकता है, ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑपरेटर कौन हो सकता है? या तो आपकी विल का एग्जीक्यूटर हो सकता है, या ट्रस्ट का ट्रस्टी हो सकता है। तो आपने एग्जीक्यूटर को कहा कि भाई ये मेरे जो डिजिटल एसेट्स हैं, इसको मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है, जब तक बच्चा मेजर नहीं होगा आप इसे कंट्रोल करते रहिए और इस तरीके से काम। या आपने ये ट्रस्टी को निर्देश दे दिए, तो उस तरीके से आप इनको अपने बच्चों के लिए यूज़ करने पे बाध्य कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब ऐसे में मान लीजिए कि जीवन साथी से डाइवोर्स, सेपरेशन के बाद किसी तरीके की एस्टेट प्लानिंग अगर होती है, तो इसमें क्या बदलाव ज़रूरी है? नहीं, तो अगर आपने एक एस्टेट प्लानिंग करी और लेटर डाइवोर्स हो गया, आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं, तो एस्टेट प्लानिंग में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, बदलाव क्या हो सकता है? राइट। अब जब आपने एस्टेट प्लानिंग करी, तब आपने कुछ जगहों पर अपने स्पाउस पे को दायित्व दिए होंगे या विश्वास किया होगा। अब वो स्पाउस नहीं रहे, बिल्कुल, तो इसका मतलब वहां से उनकी जगह कोई और पर्सन आपको चूज करना होगा। तो जहां जहां उनको आपने यूज़ किया हुआ होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटर बनाने में, या उनको कोई संपत्ति दी होगी, या आपने उनको अपने बच्चों के लिए नॉमिनी बना रखा होगा बहुत जगहों पर, तो वो सब जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि अगर ये पैसा बच्चे तक जाता है, तो जो आपका एक्स स्पाउस है वो आपके बाद आपके बच्चों का गार्डियन तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर उन पे स्वामित्व नहीं जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगा, कंट्रोल तो चला जाएगा आपके पास। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? राइट। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो ट्रस्ट बनाएं। ट्रस्ट ही वो तरीका है जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि पैसा आपके बच्चों पे यूज हो विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर एक्स स्पाउस। क्योंकि कोई भी, मतलब मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा एक्स स्पाउस उस प्रॉपर्टी को टच भी करे, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए ही करे। तो आप, और दूसरी बात ये है ना कि जो आपका एक्स स्पाउस है, हो सकता है उसकी रीमैरिज हो जाए, उसके और बच्चे हो जाएं जो आपके बच्चे ना हो, तो वो सब भी रिस्क है। तो आपको उससे बचाना है, और वो बचाने का तरीका एक ही है, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि एनआरआई पेरेंट्स हैं, अगर उनको एस्टेट प्लानिंग करनी है तो कौन सी ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, और खास तौर पर विल और ट्रस्ट क्या वो इंडिया में बना सकते हैं? तो जो एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो अगर वो OCI कार्ड होल्डर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो इंडिया में विल और ट्रस्ट दोनों बना सकता है। पर ये खाली बनेगी इंडियन एसेट्स के लिए, नॉट आउटसाइड इंडियन एसेट। तो एक रूल है, इंडियन ट्रस्ट एंड इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, राइट, फॉरेन ट्रस्ट एंड फॉरेन विल फॉर फॉरेन एसेट्स। तो आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, इंडिया में एसेट्स है, इंडिया में विल बनाओ, इंडिया में ट्रस्ट बनाओ। आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है, दुबई में एसेट्स है, दुबई में विल बनाओ, दुबई में ट्रस्ट बनाओ। आप ये ना करो कि इंडियन विल में इंडियन एसेट्स भी रख दिए और दुबई एसेट्स भी रख दिए, वो गलत है। आपको दोनों को अलग अलग करने में फायदा रहता है। ऑलरेडी लीगली अलाउड है, ऑल्दो लीगली अलाउड है, पर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके बच्चों और परिवार को इम्प्लीमेंट कराने के लिए विल जो इंडिया में बनी हो, जो दुबई के एसेट्स को कंट्रोल कर रही हो। तो उस मुसीबत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिस कंट्री में एसेट्स हैं उस कंट्री की स्पेसिफिक विल और ट्रस्ट बनाए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है।
तो वो वैसे भी किसी पे विश्वास करेंगे उस संपत्ति को ऑपरेट करने के लिए। तो बेटर है वो ट्रस्ट के थ्रू विश्वास करें, जिससे कि वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो कि ये मेरे ट्रस्टी को अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो लीगली बाउंड करें उस व्यक्ति को जो आपकी बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टीज को देख रहा है इंडिया में, और उसका तरीका क्या है, ट्रस्ट का। तो यानी कि ये दोनों, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कंट्री चूज करनी है तो आप दोनों को ही अलग अलग रखें, मर्ज आप ना करें। कुछ और सवाल भी हमारे दर्शकों के सर आ गए हैं, वो भी हम ले लेते हैं, अपने शो में शामिल कर लेते हैं। अम्बाला से अमित सिंह हैं सर, वो पूछ रहे हैं कि अगर बच्चा नाबालिग है तो प्रॉपर्टी सर कैसे ट्रांसफर होगी? तो मैंने पहले ही बोला, माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो अगर वो माइनर है तो प्रॉपर्टी का तो मालिक बन जाएगा, पर उसके बिहाफ पे ऑपरेट कोई और करेगा, वो होगा उसका गार्डियन। और गार्डियन आप बनाएंगे या कोर्ट बनाएगा? अगर आपको खुद बनाना है अपने बच्चे का गार्डियन, लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाए। नहीं बनाना तो कोर्ट बना के देगा गार्डियन। ओनरशिप तो बच्चे को चली जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। और खास तौर पर कॉपी इसकी 3 जरूर बनानी है, जो आपने अगर लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया तो। बिल्कुल। रांची से सर निधि सिन्हा हैं, वो सर पूछ रही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, वसीयत नहीं बनाई है, मेरे बाद संपत्ति बंटवारे को लेकर किस तरह का विवाद हो सकता है? तो अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने वसीयत नहीं बनाई और आप एक सिंगल मदर हैं, राइट, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और आप हिंदू हैं, है ना, मैं ये सब एज्यूम कर रहा हूँ, तो आपके इन दोनों बच्चों में बराबर बट जाएगी प्रॉपर्टी, राइट। यही हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर अ मैरिड हिंदू फीमेल। अगर ये दोनों बच्चों में से एक नहीं रहता तो जो सर्वाइवर चाइल्ड है उसको मिल जाएगी। हाँ, अगर ये दोनों बच्चे नहीं रहते, अब प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये थोड़ा जानना जरूरी है, राइट। तो अगर आप एक सिंगल हिंदू मदर हैं जिसके बच्चे नहीं हैं, दोनों बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 तरीके की संपत्ति है। एक संपत्ति वो है जो आपने खुद अर्जित करी, सेल्फ एक्वायर्ड। एक वो है जो आपको आपके पेरेंट से मिली, और तीसरी वो है जो आपको आपके हस्बैंड की साइड से मिली। जो प्रॉपर्टी आपको आपके पेरेंट से मिली और आपके बच्चे और हस्बैंड नहीं है, तो ये वापस पेरेंट्स की फैमिली में चली जाएगी, राइट। ये आपके हस्बैंड की तरफ नहीं जाएगी या उसकी फैमिली की तरफ नहीं जाएगी। जो आपने सेल्फ एक्वायर्ड करी और आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वो दोनों हस्बैंड की फैमिली में जाएंगी अगर आपने विल नहीं बनाई। तो विल बनाना जरूरी है अगर आप नहीं चाहते हस्बैंड की फैमिली में जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होंगी और उसके बाद आप डिसाइड करें आपको क्या करना। बिल्कुल। तो सर एक और सवाल हम ले लेते हैं। आशीष मजूमदार पूछ रहे हैं कटक से, एस्टेट प्लानिंग के लिए सटीक सलाह कहाँ से मिल सकती है, और सर क्या इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं? हाँ, जनरली आशीष जी, जो स्मॉल टाउन्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स का मिलना मुश्किल होता है, राइट। तो एक्सपर्ट्स जनरली आपको मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगे जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको एक नॉर्मल वकील मिल जाएगा पर एस्टेट प्लानिंग लॉयर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं फ्रॉम अ एस्टेट प्लानिंग लॉयर। जनरली मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, सब जगह मिलेंगे, और आप उनसे ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर हो जाते हैं आज की डेट में तो ऑनलाइन। खाली उसकी रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा आपको लोकल करानी पड़ेगी, तो वो मिल सकते हैं। हमारी कंपनी नेक्स्ट-जेन से भी आप सलाह ले सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है जहाँ से हम ये सलाह देते हैं। बिल्कुल। और आप अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर जैन से, तो आप YouTube के ज़रिए भी और द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर जैन का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जैन, अगर मान लीजिए कि सिंगल पेरेंट है, अब ऐसे में स्टेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चूँकि हम इसी पर बात कर रहे हैं कि स्टेट प्लानिंग करनी ही करनी है। अब ऐसे में सर सही तरीका, सरल तरीका क्या है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित भी रहे? सबसे सरल तरीका है विल और ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, राइट। ट्रस्ट के फेवर में विल बनाएं, ट्रस्ट के फेवर में लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाएं, स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं, और अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये करना है। बस ये हमारी आज की बातचीत का निचोड़ है कि इतना कर लें पेरेंट्स तो दिस मोर देन इनफ।
बिल्कुल, तो इन्हीं सब बातों का ध्यान आपको रखना है जो डॉक्टर दीपक ने आपको बताया है, और आपको एस्टेट प्लानिंग शुरू से ही कर चलनी है ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रह सके। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा खास शो तब क्या होगा। सिंगल पेरेंट फैमिली के लिए एस्टेट प्लानिंग बच्चों के भविष्य की गारंटी है। विल, ट्रस्ट और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से बच्चों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। याद रखिए, एस्टेट प्लानिंग का असली मकसद है, अगर कल कुछ हो जाए तब क्या होगा।